देखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT, ठीक है, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा देता हूं कि चीज क्या है, फिर हम इसको यूज करना सीखेंगे, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कहती है कि जो लिगेंड्स होते हैं, आप कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, इसका फील्ड का कौन सा मतलब होता है, आप इनका मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। लिगेंड्स को हम जनरली अगर न्यूट्रल है तो उसको हम पोलर मानते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है तो उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नेगेटिव चार्ज वाले का भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो आपके पास डी ऑर्बिटल होते हैं, वैसे हम बात करें डी ऑर्बिटल डीजेनरेट होते हैं। डीजेनरेट का मतलब डी के जो 5 ऑर्बिटल होते हैं सबकी एनर्जी कैसी होती है, सेम होती है, क्लियर। तो अगर हम बात करें कि जैसे ही लिगेंड आता है मेटल के पास, तो इन यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन है जो भी है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड से, लिगेंड के इलेक्ट्रिक फील्ड से इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे इसकी एनर्जी बढ़ेगी तो यह अनस्टेबल हो जाता है, उसके बाद में ये स्प्लिट हो जाता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो कहती है कि ये स्प्लिट हो जाता है। अब इसके स्प्लिट होने के तरीके दो हैं, वो हमें समझने हैं कि अगर आपके पास Cn नंबर 4 है तो कैसे स्प्लिट होता है, और Cn नंबर 6 है तो कैसे स्प्लिट होता है। सिर्फ देखते चलिए, अभी मत लिखना कुछ भी। अगर Cn नंबर 4 है तो कहता है कि आपके पास जो d ऑर्बिटल्स हैं, 5 होंगे ना, ये 5 ऑर्बिटल है, इसको बोलते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, ठीक है। डीजेनरेटेड का मतलब सबकी एनर्जी सेम है। ये इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, लिगेंड्स के। अब जब ये एनर्जी बढ़ जाती है तो ये दो टाइप से टूटता है। मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं यहां से, अभी दो टाइप से टूटता है। कैसे टूटता है, इसमें से 2 ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाती है और 3 ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है। इन 2 ऑर्बिटल को हम बोलते हैं ईजी ऑर्बिटल, जिनकी एनर्जी अगर इस लेवल से बात करें तो 2/5 ऑफ द गैप। इस गैप की टोटल एनर्जी अगर हम माने तो ये रही, इस टोटल एनर्जी का 2/5 बढ़ जाता है और इधर से 3/5 ऑफ टोटल एनर्जी टेट्राहेड्रल। ये क्या है, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी गैप। बात करूंगा मैं इस पे भी इस तरह से, ठीक है। तो और ये एनर्जी हो गई इस ईजी, और इनको बोलते हैं T2G ऑर्बिटल। अगर टेट्राहेड्रल एनर्जी गैप, स्प्लिटिंग एनर्जी गैप, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी गैप, इस तरह से होता है। लेकिन अगर हम Cn नंबर 6 में बात करें तो आपके पास में 5 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इनकी एनर्जी बढ़ गई और ये भी स्प्लिट होते हैं। मैंने कैसे याद कर रखे हो, बाद में चलो बाद में बात करेंगे। और इस तरह से 2 पार्ट में बढ़ती है। तो 3 ऑर्बिटल हैं जिनको हम T2G ऑर्बिटल कहते हैं। इनकी एनर्जी यहां पर बढ़ गई थी, यहां पर कम हो जाती है, और जिनकी एनर्जी बढ़ती है उनको हम कहते हैं ईजी ऑर्बिटल। इसके बीच का टोटल एनर्जी गैप है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी गैप। इससे 3/5 ऊपर और 2/5 नीचे, ये होता है। क्लियर। तो इस तरह से अब मेरे को कैसे याद रहता है, Cn नंबर 4 है, 4 का आधा कितना होता है, 2, तो Eg 2 नीचे आ गए। Cn नंबर 6 का आधा कितना होता है, 3, तो 3 नीचे आ गए। मैंने ऐसे याद कर रखा है। और 2 ऑर्बिटल है Eg, 3 है तो T2G, मुझे ऐसे याद रहता है, ठीक है। बनाइए इसको। अब ये जो Eg ऑर्बिटल हैं इनके नाम क्या है, dx2y2 और dz2।
और बाकी के 3 बचे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। T2G में 3 डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये 2 डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे। अब आपको पता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन भरने वाला रूल है, वो क्या बोलते हैं उसको, n+l रूल, वो ये कहता है कि जो कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल होगा वो पहले भरा जाएगा और उसके बाद ज्यादा, अब वो प्रिंसिपल, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो बाद में भरा जाएगा। इसका मतलब है ये ऑर्बिटल इसमें पहले भरे जाएंगे और ये वाले ऑर्बिटल इसमें बाद में भरे जाएंगे, ये वाले इसमें पहले, ये इसमें। एक एक करके ध्यान से देखना। अगर हमारे पास D1 कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आया, तो पहला इलेक्ट्रॉन कहां भरोगे? पहला इलेक्ट्रॉन भर दिया मैंने यहां पर, दूसरा कहां आएगा? दूसरा इधर आएगा। अब तीसरा डिपेंड, अब आपको पता है पहले अनपेयरिंग होती है फिर पेयरिंग होती है, तो तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए कंडीशन है कि आपको याद होगा बोहर मॉडल में आपने पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो 2 तरह की एनर्जी होती है यहां पर। एक होती है एक्सचेंज एनर्जी कि ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है, याद आया डायग्राम। और एक होता है पेयरिंग एनर्जी। 2 एनर्जी होती है ना। तो अगर आपके पास पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को पेयर होने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए देन द स्प्लिटिंग एनर्जी गैप, या पेयरिंग की एनर्जी कम है, तो ये 2 केस बनते हैं कि या तो पेयरिंग में एनर्जी ज्यादा लग रही है या पेयरिंग में एनर्जी कम लग रही है। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाई देगा कि पेयरिंग में अगर एनर्जी ज्यादा लग रही है तो स्प्लिटिंग एनर्जी गैप कम है, ठीक है। और इसका जो केस है, ज्यादा लग रही है पेयरिंग में ना, स्प्लिटिंग एनर्जी गैप कम है, ठीक है। तो कम एनर्जी गैप है तो इलेक्ट्रॉन वहां पर पहुंच जाएंगे। पेयरिंग में तो ज्यादा लग रही है ना, तो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा। एनर्जी गैप कम की एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, इसके पास 2 काम है, या तो ये पेयर हो जाए या तो इस गैप को पार करके ऊपर चला जाए। क्लियर है? यहां पे मेरे पास तीसरा इलेक्ट्रॉन, इसको 2 चॉइसेस दी गई कि बेटा या तो तू पेयरिंग कर ले या तो ऊपर चला जा। तो कहता है ज्यादा खर्चा किसमें? कहता है पेयरिंग में, कि ये नहीं करूंगा। वो कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, जिसमें कम एनर्जी लगती है। तो इस केस, और ये केस कब होता है? जब वीक फील्ड लिगेंड आता है। वीक फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग में एनर्जी ज्यादा लगती है। अब क्या होगा? Eg में 2 इलेक्ट्रॉन है ही सही आपके पास, 1 और 2। तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा आपके पास यहां पर, चौथा आएगा यहां पर, पांचवा आएगा यहां पर, छठा आएगा यहां पर, सातवां आएगा यहां पर, आठवां आएगा यहां पर, नवां आएगा यहां पर और 10वां आएगा यहां पर। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तब उससे पूछता है कि बता भाई तीसरा इलेक्ट्रॉन तू किधर जाएगा, कि तू बता कंडीशन क्या है, कि पेयरिंग में ज्यादा एनर्जी लग रही है कि नहीं, पेयरिंग में कम लग रही है लेकिन वहां तक पहुंचेगा तो ज्यादा एनर्जी लग जाएगी तेरी, कि ठीक है कम एनर्जी वाला काम कर लेते हैं। इसीलिए हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग होती है। वो जो इलेक्ट्रॉन वहां से धक्का मार करके हम इधर लाते थे वो केस ये है। अब इस केस में क्या होगा? पहला इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, दूसरा यहां आ गया, तीसरा यहां आएगा, चौथा यहां, पांचवा, छठा, सातवां, 8, 9 और 10। क्लियर? और ओके, सेम केस यहां पर भी है। अब देखिए पेयरिंग में यह है आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और यह है वीक फील्ड लिगेंड, बट इसमें तीसरे से नहीं होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन ट्राई करेगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन तो यहां पे आ ही चुके हैं। चौथे के पास ही तो चॉइस दोगे आप कि या तो तू पेयरिंग कर ले या तो तू उधर चला जा। क्लियर है? तो चौथे इलेक्ट्रॉन से जब पूछा जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में, जब उसको पता लगा कि ऑक्टाहेड्रल एनर्जी गैप पार करना आसान है,
रेदर देन पेयरिंग करना, तो आसान काम करता है। और आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये लिखा जाएगा, ओ सॉरी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9th एंड 10th। क्लियर? जबकि इस केस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये हुआ। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे कैसे जाते हैं? सपोज करो यहां पर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लिख देंगे Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 4 है तो Eg में 4 इलेक्ट्रॉन, और T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ऐसे करके ऐसे ये लिखा जाता है। इसको लिखेंगे कि अगर मैं इसको लिखूंगा तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। Eg में 1 2 4। क्या मतलब कैसे भी हो जाए, ऊपर चले जाए, नीचे लिखेंगे तो यही। हाँ, नहीं, अब जैसे कि इसमें है, और मैं कहता हूं D5 कॉन्फ़िगरेशन है और कंडीशन है मेरे पास ये वाली, मुझे पता है पार करना आसान है, Cn नंबर 4 है, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2, पार करना आसान है, 3 4 5। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया Eg में 2 और T2G में 3, और इसमें अगर 6 हो गए तो छठा यहां आ जाएगा, तो ये जाएगा T2G, सॉरी Eg 3 T2G 3। ठीक है, लिखना शुरू कीजिए। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं, और चलो ये तो मैं बता दूंगा आपको आगे। इसका यूज हम लोग करते हैं ज्यादातर पी ब्लॉक के क्वेश्चंस में आंसर फिट करने के लिए। वो कहता है ये ज्यादा स्टेबल है, वो ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो उसमें अकल लगाते हैं कि चलो T2-3G हो गया, अब से 3 है तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है ना, इसमें हाफ फील्ड फुल फील्ड चलता है, तो ये वाला स्टेबल होगा, ये वाला कम स्टेबल होगा। हाफ फील्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है पार्शली और पार्शली फील्ड ऑर्बिटल से, तो वाले कॉन्सेप्ट भी लगते हैं। अब जैसे क्वेश्चन दे रहा हूं उसको हम दोनों तरीके से करते हैं। क्वेश्चन है निकिल NH36 +2, ठीक है। आप मुझे इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक वो सब निकाल के बताओ जैसे आपको सिखाया है। DsP3 होता ही नहीं है, D2sp3 कैसे आ जाएगा? देख बन रहा है वहां पे, D2sp3 कैसे बन सकता है? बन रहा है वहां पे, DsP3 होता ही नहीं है, यानी कि VBT फेल हो गई। अब ये इधर चला जाएगा तो यहां पर आपके पास ये खाली हो जाएगा एक, तो ये बचा आपके पास D, एक बचा S और ये बचा P3, और दैट इज नॉट पॉसिबल, VBT फेल्स। यही आया था ना भैया, पढ़ के दिन राज्य नहीं होगी तो फिर से चली होगी हाइबरनेशन में, है ना। 8-10 दिन पढ़ाई करके मस्त होगी बस, है ना।
आइए अब इसको सॉल्व करते हैं CFT से। क्लियर? CFT कहता है कि अगर आप 3D8 की बात करते हो, CN नंबर है आपके पास 6 और है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो D8 दो पार्ट में बटेगा, 1 2 3 1 2 बच्चे ऐसे बटेगा। अब 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड में, है ना? तो पहला आ जाएगा यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा यहां, छठा यहां, सातवां और आठवां। है गलत क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड में अगर 6 के लिए लिखें तो क्या दिक्कत होगी? 7 5 7 हो गया। यानी कि ये कह रहा है कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और डी में कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। इसका मतलब अगर मैं इसको VBT के में चेंज करूं तो ये इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट कर रहा है। और S खाली पड़ा है, P खाली पड़ा है और D भी खाली पड़ा है, यानी कि S P3 और D2 इन्हीं के ऑर्बिटल्स को आप यूज करोगे। और इसके अकॉर्डिंग आपको यह भी पता लग गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने इसमें, 2, पैरामैग्नेटिक होगा और कलर्ड होगा। आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हैं ये आउटर सॉरी इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल, हाँ आउटर ऑर्बिटल कंपाउंड है, ऑक्टाहेड्रल तो होना ही है इसको। क्लियर? तो ये सपोर्ट कहां से मिला हमें? CFT से। VBT के तो बस की नहीं थी, VBT तो अजीब की बातें करता है। DSP3 करो आप, हेडिंग डालिए कलर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कलर्स इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ड्यू टू DD ट्रांजिशन, ड्यू टू DD ट्रांजिशन। ब्रेकेट में लिखिए रेफर टू NCERT, करवाएंगे ऐसी बात नहीं है, बट फिर भी वहां से पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। रेफर टू NCERT पेज नंबर 252, रेफर टू NCERT पेज नंबर 252। अब लिखिए इस पे, देखो ये क्या कहता है, बेसिक समझ लीजिए। क्या है ये DD ट्रांजिशन? कहता है कि जब आप CFT की बातें करते हो और ये आपके पास डी जनरेटेड ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है, तो ये 2 पार्ट में बढ़ता है। सपोज करो आप CN नंबर 6 की बात करते हो और एक इलेक्ट्रॉन यहां है, जब आप इसको एनर्जी देते हो और आपने इसको एनर्जी दी लाइट से, ठीक है, आपने कौन सी लाइट दी इसको? ग्रीन लाइट दी, जिससे इसको एनर्जी मिली। तो ये इलेक्ट्रॉन इस डी ऑर्बिटल से निकल करके इस डी ऑर्बिटल में चला गया, दैट इज कॉल्ड DD ट्रांजिशन। अब जैसे ही ये वापस कूदेगा तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर निकालता है, और ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है रेड। और ये रेड कलर का आपको नजर आएगा, ये कहलाता है DD ट्रांजिशन। लिखिए इसमें, सही होता है। हाँ मतलब सबके अलग अलग है, उसकी एक टेबल दे रखी इन्होंने, उसमें से जो एग्जाम्पल दिए हैं
कि भाई इस कलर एक्सप्लेन करा है कि ये कलर है, इसमें ये कलर डालोगे तो ये इसके से ये बनेगा, सिर्फ वो एग्जांपल के कलर याद कर लेने ज्यादा से ज्यादा, बाकी पूरी टेबल नहीं याद करनी। वैसे मैं नोट्स में दूंगा आपको, लिखिए इसमें कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल, color of the transition metal complexes is attributed, transition metal का कोई भी complex compound है is attributed to the DD transition, to the DD transition, comma when a light falls, when a light falls on the complex compound a particular wavelength is absorbed, so that electrons of the orbit of the lower energy state get excited and reaches the upper energy level. This is called DD transition. This is called DD transition. Change the paragraph. The color of the compound will be complementary color of the wavelength which was absorbed. और ये जो गैप है ये या तो ऑक्टाहेड्रल होगा या टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी गैप होगा। यहां से इलेक्ट्रॉन को जाना है तो गिरने वाली लाइट hc/λ से दी जाएगी, यानी कि अगर ये वेव गैप ज्यादा है तो एब्जॉर्ब्ड लाइट की वेवलेंथ कम हो जाएगी, है ना। यहां समझना, ये गैप ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए ना, तो ज्यादा एनर्जी कब आएगी, जब वेवलेंथ छोटी होगी। लिखिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऐसा कंपाउंड जिसमें मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाए उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। यार ये यहां गलत है, यहां नहीं है, ये तो डी ब्लॉक में है। चलो यहां पे लिखा देता ही छोटा सा, क्योंकि एक दो कंपाउंड मिलेंगे आपको इसमें। लिखिए समझिए, एक मेटल और कार्बन के बीच में अगर बॉन्ड बनता है तो इस तरह के कंपाउंड को बोलेंगे OMC, ओ माय गॉड, टू रूलर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। लिखिए इसमें, और ये आप पढ़ेंगे फ्रॉम नोट्स। द कंपाउंड्स हैविंग covalent bond between metal and carbon are called organometallic compounds. ठीक है, रेफर टू नोट्स, एग्जांपल्स हैं इसमें और कोई बात नहीं। ठीक है, ये भी हो गया। अब लिखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग
स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लिखिए नंबर 1, इसको करना इंपॉर्टेंट, कीलेशन, CHE, कीलेशन और कीलेट इफेक्ट। लिखिए, द कंपाउंड्स showing chelation are more stable. The compounds showing chelation are more stable due to chelate effect. Due to chelate effect. सुनिए, कीलेशन क्या चीज है? जब भी डाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड मेटल से जुड़ता है, मेटल से क्या जुड़ना चाहिए? डाइडेंटेड या, सर आपसे कर रहा तो ठीक है चलो, मेटल है और मेटल से जब भी कोई डाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड जुड़ता है तो एक क्लो लाइक स्ट्रक्चर बनती है। कीलेशन का मतलब पंजे जैसी, बना के भी दिखाऊंगा, अभी देख लो। तो ये जब पंजे जैसी स्ट्रक्चर बनती है तो ये मेटल को बहुत अच्छे से पकड़ करके रखती है, तो इसको हम बोलते हैं कीलेशन। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे आप कोबाल्ट से जोड़ता हूं इथाइलिन डायमाइन +2, ठीक है। अब देखना है जुड़ता कैसे है कोबाल्ट। अभी मैं एग्जैक्ट स्ट्रक्चर पे नहीं जाऊंगा। इथाइलिन डायमाइन कैसा होता है, EN कैसा होता है, यही होता है। अगर मैं इसमें 3 और 6 इसकी स्ट्रक्चर चलो एग्जैक्ट ही बनाता हूं, यही होगी स्ट्रक्चर। तो इथाइलिन डायमाइन कैसे जुड़ता है? NH2 CH2 CH2 NH2, ये देखिए बना क्लोलाइक। एक ही कंपाउंड है, दो हाथ से एक को पकड़ रखा है इस तरह से पंजे जैसा। इधर भी देखिए, ये हाथ से ऐसे, तो देखिए किस तरह से पकड़ रखा है इसको, इसको हम कहते हैं कीलेशन। अगर इसको मैं और अलग से बनाऊं, ये लिखिए, ये इस तरह से कई सारे बॉन्ड बनते हैं। रुक जाओ अभी, जैसे आप बात करें, एक मेटल है, इससे जुड़ा है ये इथाइलिन डायमाइन, ये बन गया। अब मैं बोलता हूं इससे जुड़ा है डाइमिथाइल ट्राइमाइन, पता नहीं क्या ही बोल रहा है कालू सबसे। ये देखो, ट्राइडेंटेड लिगेंड है। बताइए कौन ज्यादा स्टेबल होगा? क्या लगता है? ये वाला होगा, क्योंकि इसमें कीलेशन ज्यादा है, 3 बॉन्ड देखो, जबकि इसमें कितने हैं, 2 ही बॉन्ड है। और अगर मैं इससे जोड़ देता NH2, तो इसकी स्टेबिलिटी तो बहुत कम है, क्योंकि ये तो सिंपली आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ही जुड़ेगा, है कि नहीं? जबकि यहां पे कीलेशन है और यहां पे कीलेशन और ज्यादा है, तो इसकी स्टेबिलिटी इधर से इधर बढ़ती जा रही है। लिख लीजिए, चलिए
तो ये तो हो गया कीलेशन का। एक कंपाउंड ऐसा जिसमें कीलेशन नहीं है विल बी लीस्ट स्टेबल। फिर अगर कीलेशन है और कीलेशन ज्यादा होता जा रहा है, अगर ये टेट्राडेंटल लिगेंड होता तो कीलेशन और ज्यादा हो जाता, जैसे ईडीटीए लगा देता, इथाइलिन डाइमाइन टेट्राएसीटेट, ठीक है, और पेंटाडेंटेड हो जाता फिर और ज्यादा हो जाता। क्लियर है कीलेशन? ओके। तो इसके बाद हमारे पास 2-3 फैक्टर और हैं। चार्ज डेंसिटी है वो कल मेरे हिसाब से ये मुश्किल से आधे घंटे का लेक्चर और होगा ये। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप लोग प्रैक्टिस करके चैप्टर खत्म करके जितने डाउट्स हो सारे भेज दीजिए। तो आधे घंटे में जितने डाउट होंगे वो करवा दूंगा, प्लस ये चैप्टर खत्म करवा दूंगा। इसके बाद हमारे पास 2 चैप्टर बचते हैं, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक। पी ब्लॉक में मेरा काम पढ़ाने का नहीं है, मेरा काम आपको मटेरियल अवेलेबल करवाने का है और आपके डाउट सोल्व करने का है, तो वो भी जल्दी हो जाएगा। डी ब्लॉक पढ़ाना पड़ेगा, पहले कुछ बेसिक्स कराऊंगा उसके बाद ही पी ब्लॉक करा दूंगा। तो मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में खत्म कर दूंगा सिलेबस में।